तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल CR एजू पॉइंट पे। और आज हम लेकर आए हैं टॉप 25% जो कि RPSC द्वारा बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें और ख़ुद इनका उत्तर देने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय? देहरादून में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो मित्रों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, यानी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय वो दिल्ली में स्थित है। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना मित्रों 7 नवंबर 1950 को हुई थी। 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इससे संबंधित एक प्रश्न और भी होता है कि अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 7 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को शांतिदूत पुरस्कार दिया था, वो दिया था 1986 में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय स्काउट्स एवं गाइड्स को शांतिदूत पुरस्कार कब दिया था? तो वो दिया था 1986 में। और राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न इस पर और भी बनता है कि राजस्थान में स्काउट्स एवं गाइड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वो है सांगानेर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत है वो कृष्ण का उपासक नहीं है? इन 4 संतों में से ऐसा संत कौन सा है जो कि कृष्ण का उपासक नहीं है? तो मित्रों, इसमें वल्लभाचार्य, मीराबाई और सूरदास, ये तीनों कृष्ण के उपासक है, जबकि रामानंद जी है वो कृष्ण के उपासक नहीं है। रामानंद जी है वो राम व सीता के आराध्य देवता है तथा रामानंद जी है वो सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया था। यानी रामानंद जी राम व सीता की आराधना करते थे, न कि कृष्ण की। तो इसमें दूसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं ऑप्शन की अलग अलग इनकी डिटेल्स की। तो वल्लभाचार्य ने मित्रों वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। और वल्लभ संप्रदाय को और भी क्या कहते हैं? तो इसे और कहते हैं रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को और क्या कहते हैं? रुद्र संप्रदाय। साथ ही वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक मानते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज है वो माना जाता है सूरदास को। देखिए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक तो हो गया वल्लभाचार्य, और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो वो सूरदास को कहते हैं। मीराबाई ने मीरादासी संप्रदाय चलाया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन है वो किसने समाप्त किया? तो ये समाप्त किया था ऑप्शन नंबर 2 वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन है वो समाप्त किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया? तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने या नसरुद्दीन महमूद ने? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो वो किया था बलबन ने। तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 गुट, जिसे 40 तुर्क सरदारों का एक दल होता था, इसका गठन है वो गुलाम वंश का जो द्वितीय शासक था इल्तुतमिश, उसने किया था। किसका गठन किया था? तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और इसको समाप्त कर दिया किसने? बलबन ने। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। 5वां प्रश्न है कि उलटबांसी संबंधित है, यानी इन 4 संतों में से किससे संबंधित है? वो उलटबांसी है। उलटबांसी है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। उलटबांसी यानी अबुझ पहेलियाँ जिनमें गुड रेशे हो, उन्हें क्या कहते हैं? उलटबांसी। और वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कबीरदास जी से। तो 5वें का चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भाषकृत नहीं है? यह हाल ही में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न है कि कौन सा नाटक है वो भाषकृत नहीं है? पंचरात्र, कर्णभ्रम, रत्नमाला या आविमार्कम? तो इनमें से पंचरत्न, कर्णभ्रम और आविमार्कम ये तीनों तो भास द्वारा कृत है या भास द्वारा रचित है, जबकि रत्नमाला है वो भास द्वारा रचित नहीं है। तो छठे का तीसरा सही हो जाएगा। यानी अब बात कर लेते हैं इनकी, यानी रत्नमाला की। तो मित्रों, हिंदी कोविद रत्नमाला उसकी तो रचना की थी श्याम सुंदर दास ने, जबकि ज्योतिष रत्नमाला उसकी रचना शिप ने की थी। और इसके बारे में अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप और भी जानकारी रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो 7वां प्रश्न है कि हर्ष को
सकलोत्तरापथनाथ कहा गया है? सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है, किस में कहा गया है हर्ष को सकल उत्तरापथनाथ? चालुक्य अभिलेखों में, सियुकी में, हर्षचरित में या फिर रत्नावली में? तो मित्रों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी हर्ष को सकल उत्तरापथनाथ है वो सियुकी में कहा गया है। सियुकी क्या है? सियुकी हैनसांग का यात्रा वृत्तांत, यानी सियुकी में क्या है? हैनसांग का यात्रा वृत्तांत, हैनसांग का यात्रा वृत्तांत है वो सियुकी में, तथा सियुकी में ही हर्ष को है वो सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो हर्ष चरित्र है वो बाणभट्ट ने रची थी। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है इसका रत्नावली। तो रत्नावली है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित एक नाटक है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रचे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो ये तो हो गया हर्ष द्वारा रचित नाटक। सियुकी में हर्ष को सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है। और हर्ष सियुकी है क्या? तो सियुकी हैनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इस तरफ 4 संतों के नाम दे रखे और इधर इनकी भक्ति के बारे में बताया गया। तो इन चारों में से सम्मिलित कौन सा ऑप्शन है वो नहीं है। देखिए, रैदास है वो निर्गुण भक्ति से संबंध रखते थे, नानक निर्गुण भक्ति से, सूरदास सगुण भक्ति से संबंध रखते थे, जबकि पीपा है वो सगुण भक्ति से नहीं, ये निर्गुण भक्ति से संबंध रखते थे। तो ये इसका चौथा ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, यानी पीपा है वो उन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी, जबकि ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। तो 8वें का चौथा सही हो जाएगा। बाकी सब तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सुमेलित है, जबकि चौथा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। उसके बाद में बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या फिर 1764 में? तो मित्रों इसका सही आंसर है कि पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध तो हो गया 1526 में, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया था और 1761 में है वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने किया था। और 1764 में आप सभी जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वापस बता देते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1761 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? के.एम. मुंशी ने, बी.एन. राव ने, जे.एल. नेहरू ने या बी.आर. अम्बेडकर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी जे.एल. नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये कब प्रस्तुत किया था? कि जब 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया था, तब ये प्रस्तावना में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद में बढ़ते अब हम प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है कि कयाल या पश्च जल पाए जाते हैं। देखिए ये मित्रों, ये प्रश्न है बार बार या तो आरएस में पूछ लिया जाता है या फिर यूपी टेट में, या कभी कभी इस प्रश्न को आरपीएससी पूछ लेती है। अब पिछली बार मैं बता देता हूँ कि इस प्रश्न को आरएस में कैसे पूछा। इसको पूछा गया था कि कयाल पाए जाते हैं। उस समय तट का नाम देकर राज्यों का नाम दे दिया था। तो कयाल या पश्च जल है वो होते क्या है? तो कयाल या पश्च जल है वो केरल के लेंगुन झील है। केरल के लेंगुन झील, उनको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। कयाल किसे कहते हैं? केरल के लेंगुन झील। तो केरल कौन से तट पर आता है? तो इनमें से केरल आता है मालाबार तट पे। तो कयाल पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मालाबार तट पे। तो आप कमेंट करके बताइए कि मालाबार तट है वो कहाँ से कहाँ तक है। प्लीज़ मित्रों आप कमेंट ज़रूर करें कि मालाबार तट है वो कहाँ से कहाँ तक है।
अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 के राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है। इन 4 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो कि सोयाबीन उत्पादक में प्रमुखता रखता है राजस्थान में। तो मित्रों 12 जिला ऐसा है जो कि सोयाबीन और धनिया उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में बागवानी फसल में माल्टा उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। और अलवर में मित्रों सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथ ही बाजरा भी सर्वाधिक उत्पादित होता है। जबकि बाजरा सर्वाधिक कृषित कहाँ होता है। देखिए बाजरा सर्वाधिक कृषित तो होता है बाड़मेर में। बाजरा सर्वाधिक कृषित तो होता है कहाँ पर, बाड़मेर में। जबकि उत्पादित कहाँ होता है, उत्पादित होता है अलवर में। ठीक है। उसके बाद में भरतपुर में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन होता है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी राजस्थान के 12 जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में सम्मिलित किया गया। यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में कब सम्मिलित किया या किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे सम्मिलित किया। तो इसको सम्मिलित किया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में सम्मिलित 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा है वो सम्मिलित किया था। उस समय प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई थे। और इसी संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह है वो शब्द सम्मिलित किया गया। यानी आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। ठीक है। और इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक बात और भी जोड़ी गई थी कि भविष्य में आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही दिया जाएगा या लगेगा। बढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 14वें की तरफ। 14वां प्रश्न है कि संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण कर सकते हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद अपना पद धारण कर सकते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, या राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किस अनुच्छेद के तहत, 75 के 2 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 75 के 2 के तहत संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकते हैं। और अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तब वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो लोकसभा की उत्तरदायी होती है। तो इस प्रश्न में मित्रों एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। उसमें आरपीएससी ने अपने द्वारा जारी की गई आंसर की में इसका उत्तर है सही वो ऑप्शन नंबर 3 मांगा बताया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या संशय है, आपके अनुसार इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो 15वां प्रश्न है कि प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, कौन सा प्राणी है वो जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, शेर, बंगाल टाइगर, गेंडा या फिर हाथी। तो मैं बता देता हूँ कि काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में स्थित है और ये एक सरंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यानी गेंडा प्राणी है वो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितेरा कौन था, ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तब्रिजी, मंसूर या बसावन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितेरा है वो मंसूर था। देखिए ख्वाजा अब्दुल समद है वो हुमायूं और अकबर के काल में था। ख्वाजा अब्दुल समद चितेरा वो हुमायूं और अकबर के काल में था। बसावन है वो अकबरकालीन व्यंग्य चित्रकार था। बसावन के बारे में अगर प्रश्न आ जाता है कि अकबरकालीन व्यंग्य चित्रकार कौन था तो इसका सही आंसर बसावन हो जाएगा। और मंसूर है वो जहांगीर के दरबार में था जो कि प्रकृति व पक्षी चित्रण विशेषज्ञ था। और जहांगीर ने मंसूर को एक उपाधि भी दी और वो उपाधि का नाम है नादिर उल अक्स की उपाधि।
जहांगीर ने किसको दी थी? मंसूर को दी थी। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितेरा कौन था? तो वो था मंसूर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17वें की तरफ। 17वां प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? तो 1986 में वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका जो कि ऑप्शन नंबर 4 में वो सही है, LM सिंघवी समिति का गठन किया था 1986 में। पंचायती राज की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार ने 1986 में इसका गठन किया था। और अशोक मेहता समिति है वो 1977 में गठित की गई थी, 1977 में गठित की गई। इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1978 में सौंपी थी। और हनुमंत राव समिति है इसका गठन 1962 में हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि के संतानम समिति है वो किससे संबंधित है और इसका गठन कब हुआ था। इसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके अधीन है? तो ये अधीन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। तो इसका क्रियान्वयन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा, या दोनों ही नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है और इसका क्रियान्वयन है वो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बढ़ते अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वें प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो कि 1665 को हुई थी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? पुरंदर की संधि जो कि शिवाजी और एक मुगल सेनानायक था उसके मध्य हुई थी, तो वो मुगल सेनानायक कौन था? जयसिंह प्रथम, जयसिंह तृतीय, जसवंत सिंह या शाइस्ता खान? तो इसका सही आंसर है जयसिंह प्रथम, यानी जयसिंह प्रथम है वो औरंगजेब के समकालीन था और औरंगजेब ने ही जयसिंह प्रथम को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और पुरंदर नामक स्थान पर शिवाजी को जयसिंह प्रथम ने बंदी बना लिया। तो और वहाँ पर इनकी एक संधि होती है शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य जो कि 16 जून 1665 को होती है। और इस संधि के अनुसार शिवाजी और संभाजी को आगरा दुर्ग में ले जाते हैं जहाँ पर औरंगजेब इन्हें राम सिंह की हवेली में बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो 19वें का पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20वां प्रश्न है कि बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है अभिधम पिटक में, सूत पिटक में, विनय पिटक में या वैपुल्य सूत्र में? तो मित्रों बुद्ध की शिक्षाएं वैसे तो बुद्ध के उपदेश है वो तीनों पिटक में सम्मिलित है, लेकिन सर्वाधिक है वो सूत पिटक में है जहाँ जैसे बुद्ध की जातक कथाएं वो इत्यादि। तो इसका 20वें का दूसरा सही हो जाएगा, यानी बुद्ध की शिक्षाएं किस में संकलित है? तो वो है सूत पिटक में। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में जिनमें बुद्ध के सिद्धांत भी है और वैपुल्य सूत्र इसमें अलग है। देखिए ये तीनों तो हो गए बौद्ध धर्म के पिटक, चौथा है वैपुल्य सूत्र। तो ये क्या है? ये महायान शाखा से संबंधित साहित्य को इसमें रखा जाता है वैपुल्य सूत्र में, यानी महायान शाखा से संबंधित साहित्य किस में रहता है? वैपुल्य सूत्र में। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कि भारत के इन चारों राज्यों में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले प्रवेश करता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 56 के तहत, 61 के तहत, 65 के तहत या 58 के तहत? तो मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 61 के तहत है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में है। और अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या है। थोड़ी इन अनुच्छेद के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि अनुच्छेद 56 में है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने
संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 65 है। अनुच्छेद 65 है वो राष्ट्रपति, ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का रिक्त पद है वो रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। और अंतिम है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 है वो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23वां प्रश्न है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, एन.के. सिंह या के.सी. नियोगी? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो थे एन.के. सिंह। देखिए वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक न्यायिक, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। अनुच्छेद 280 एक है वो वित्त आयोग कहता है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। 280 का एक कहता है कि वित्त आयोग है वो एक तो अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है। शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र, ये 4 इनके अन्य सदस्य हैं 15वें वित्त आयोग के। और के.सी. नियोगी वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। किनको दी गई है? व्यक्तियों को, नागरिकों को या निवासी भारतीयों को या मनुष्यों को? तो मित्रों अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं वो नागरिकों को दी गई है। यानी अनुच्छेद 15, 16, एक बात बता देता हूं मैं आपको जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इसे नोट भी ज़रूर कर ले कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये कहता है कि ये केवल नागरिकों के लिए ही प्रयोग होंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये 5 अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए ही है, न कि निवासी भारतीय या व्यक्तियों के लिए, केवल नागरिकों को दिए गए हैं। और इसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 19(1) च या F में उल्लेखित जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे एक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। और अब इसमें स्वतंत्रताएं वो 6 रह गई है। या तो इसका आप ध्यान रखें कि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं वो सम्मिलित है, तो वो 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब आज का आखिरी प्रश्न कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भी पिछले वर्ष चर्चा में रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य वो कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी शैक्षिक ग्रुप उनमें इसको आप शेयर कर दें। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें आगामी वीडियो है वो किस आधार पर बनाना चाहिए और हमारी क्या कमियाँ थी, हमें किस प्रकार का कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या किस तरह से हमें इस पेपर सीरीज़ को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें, इस तरह के सुझाव आप ज़रूर दें। धन्यवाद।